हेलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोग स्प्रिंग वाले सवाल देख रहे थे। आज स्प्रिंग के ही कुछ अच्छे सवाल से स्टार्ट करते हैं, फिर अपन छदम बल की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, ये है आपका एक लाइन खींच दिया मैंने। यहाँ पे एक वस्तु है m द्रव्यमान का a। ठीक है साहब, इस स्प्रिंग से कनेक्टेड एक दूसरा वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 2m का, वस्तु b है। ठीक है साहब, यहां पे इस पे मैंने इस वाले पर मैंने बल लगाया F। कितना बल लगाया भाई? F बल लगाया मैंने A पर। उसके वजह से A का त्वरण पीछे दिया गया है A। अब ये सवाल में दिया गया, तुम ये मत पूछना क्यों दिया गया है, पहले मैं सवाल बता रहा हूं आपको बस, है ना। तो बताओ, A ब्लॉक का त्वरण है A0 पीछे की तरफ, एरो दिखा रहा है पीछे की तरफ। किसका त्वरण है? A ब्लॉक का, जिसका मास m है। उस पे बल हालांकि आगे लगा है F, हालांकि बल आगे लगा है F। तो आपसे पूछा है B का त्वरण क्या होगा, B वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो ऐसे सवाल खूब पूछे जाते हैं। कैसे करेंगे इस तरह के सवाल को? तो जिसका त्वरण दिया हुआ है सबसे पहले उसका एफबीडी बनाएंगे और फिर वहां से हम लोग सोचना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले किसका एफबीडी बनाएंगे साहब? ए का एफबीडी बनाएंगे। किसका बनाएंगे? ए का। तो हल करते हैं और एफबीडी बनाते हैं अपन ए का, एफबीडी बनाते हैं अपन ए का। तो ये रहा आपका ए द्रव्यमान, एम है। क्या है बेटा? एम है। अच्छा, एम है। यहां से स्प्रिंग लगा है, ये स्प्रिंग फोर्स मूल बिंदु की तरफ होगा और मूल बिंदु की तरफ, इसका मूल बिंदु कहां होगा इस बात पर डिपेंड करता है कि स्प्रिंग खींचा हुआ है कि दबा हुआ है। देखो, जब ये रस्सी से बंधा होता है ना बेटा, 2 मिनट रुक के सुनना अच्छे से पहले। जब ये रस्सी से बंधा होता है, मान लो m है और 2m है, तो रस्सी से बंधे होने के कारण यहां पे तनाव बल संपर्क बिंदु से दूर इस तरफ होगा। इसको छाता कंसेप्ट से भी देख सकते हो। छाता कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि किसी बिंदु पे तुम्हें तनाव लिखना है ना, किसी भी जुड़ाव वाले बिंदु पे जहां पे जुड़ा हुआ है वस्तु, वहां पे तनाव लिखना है। तो वहां पे बैठ जाओ और बैठ के छाता खोल दो, तो बैठ के छाता खोल दोगे तो छाता इधर खुलेगा। यहां पे बैठ जाओ और बैठ के छाता खोल दो तो छाता इधर खुलेगा। तो ये तनाव हो गया। हमेशा संपर्क बिंदु से रस्सी के अनुदिश दूर की तरफ होगा, हमेशा संपर्क बिंदु से रस्सी के अनुदिश दूर की तरफ होगा, संपर्क बिंदु से हमेशा दूर की तरफ होगा। यहां पे संपर्क बिंदु है, संपर्क बिंदु से दूर की तरफ होगा। यहां पे संपर्क बिंदु है, संपर्क बिंदु से दूर की तरफ होगा। क्या आपको ये कहानी समझ आ रहा है? लेकिन जो स्प्रिंग बल है, तनाव बल के बारे में बताया, हमेशा संपर्क बिंदु से दूर की तरफ होगा, हमने यूज भी किया है। लेकिन स्प्रिंग के बारे में अगर अपन बात करें तो स्प्रिंग मान लो ये वस्तु है m और यहां पे है ये वस्तु 2m। अगर स्प्रिंग ये खिंचा हुआ है, तो खिंचा हुआ स्प्रिंग अपनी लंबाई को कम करना चाहता है, तो इस बिंदु पर अंदर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा Fs, यहां भी अंदर की तरफ लगेगा Fs। लेकिन मान लो कि यही निकाय, यही स्प्रिंग इस तरीके से कंप्रेस्ड है, दबा हुआ है। अगर ये दबा हुआ है, कंप्रेस्ड है, तो यहां पे संपर्क बिंदु पर दूर की तरफ ऐसे स्प्रिंग फोर्स लगेगा। स्प्रिंग फोर्स का काम होता है स्प्रिंग को मूल बिंदु की तरफ लेके जाना। समझ में आया कि नहीं है? तो ये दबा हुआ है, अपने मूल बिंदु इसका बाहर छूट गया, कंप्रेस्ड हो गया। तो कंप्रेस्ड स्प्रिंग बाहर की तरफ बल लगाता है और खींचा हुआ स्प्रिंग अंदर की तरफ। तो स्प्रिंग होगा तो बल या तो संपर्क बिंदु से दूर हो सकता है स्प्रिंग की दिशा में, या संपर्क बिंदु से दूर हो सकता है स्प्रिंग के विपरीत दिशा में। तो स्प्रिंग फोर्स के सवाल इसलिए थोड़े से करने क्या हो जाते हैं, मुश्किल। अब यहां पे यही कहानी है। देखो, बल मैंने कहां लगाया? देखो, आगे की तरफ, आगे की दिशा में बल लगाया। जब मैंने बल आगे लगाया तो इसका त्वरण पीछे कैसे हो रहा है यार? इसका त्वरण पीछे तभी संभव है जब इस दिशा में कोई बल हो। ये देखो स्प्रिंग है, स्प्रिंग कंप्रेस्ड रहा हुआ, ये स्प्रिंग कैसा है? कंप्रेस्ड है। नेचुरल लेंथ इसका ज्यादा था, कंप्रेस्ड है। तो बाहर की दिशा में, इस दिशा में स्प्रिंग फोर्स लगेगा Fs, और इस दिशा में आपने एक्सटर्नल फोर्स एक F लगाया। यहाँ पे देखिए, आपने एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया साहब? F लगाया। और इसका त्वरण आगे की इस तरफ, पीछे की तरफ A0 दिया हुआ है। अब एफबीडी बनाएंगे। पीछे की दिशा में त्वरण A0 है, मतलब पीछे की दिशा में बल ज्यादा होना चाहिए। पीछे की दिशा में कौन सा बल ज्यादा होगा? Fs। तो आप लिखेंगे Fs माइनस F, जिस तरफ वस्तु त्वरित है उस दिशा का बल ज्यादा होगा। तो Fs माइनस F बराबर मास m एक्सेलरेशन A0।
आपको F तो बाहर से बल लगाया वो तो पता ही है, तो Fs यहां से निकल जाएगा ma0 प्लस F, ये आएगा साहब, ये Fs की वैल्यू आएगी। स्प्रिंग फोर्स का बल हमने निकाल लिया, स्प्रिंग फोर्स का मान हमने निकाल लिया। अब इस पे स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, तो जब इस पे स्प्रिंग फोर्स इस तरफ था तो इस पे स्प्रिंग फोर्स इस तरफ होगा। देखो ये 2m का ब्लॉक हो गया, ये स्प्रिंग इससे ऐसे कनेक्टेड था, स्प्रिंग कंप्रेस था, दोनों तरफ बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा या अंदर की तरफ लगाएगा, तो बाहर की तरफ। इसको पीछे धक्का दे रहा तो इसको आगे धक्का देगा। अरे भाई सिंपल सी बात है, दो ब्लॉक लो, स्प्रिंग जोड़ के कंप्रेस करके छोड़ो तो ऐसे भागेगा ना। तो बताओ इस पे बल कहाँ लगेगा, Fs आगे की तरफ लगेगा। चलो Fs आगे की तरफ लगेगा। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स Fs बोलो ma0 प्लस F, ये नेट फोर्स है, मास 2m इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B आ जाएगा ma0 प्लस F बाई 2m। ये होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर, ये होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्या आपको कहानी समझ में आई बहुत अच्छे से? ये लीजिए, स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, ए बी बराबर ma0 प्लस F डिवाइडेड बाई 2m। स्क्रीन पॉज करके आराम से इसको लिखिए। समझ में आया बेटा अच्छे से? चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखो बेटा, मान लो ये है तुम्हारा घर्षणहीन सतह, इस पे एक 10 kg का वस्तु है, स्प्रिंग लगा दिया साहब। यहाँ पे एक 20 kg का वस्तु है, इस पे फोर्स लगाया 200 न्यूटन। देख ले अच्छे से, कितना लगाया फोर्स? 200 न्यूटन। बस ये सवाल है, बस ये सवाल है। इसमें एक चीज दिया हुआ और है, यदि 10 kg का त्वरण आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसी का त्वरण 10 kg का त्वरण आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 20 kg का त्वरण बताएं। क्या बताएं? 20 kg का त्वरण बताएं। क्या करेंगे बताइए? तो जिसका त्वरण दिया हुआ है सबसे पहले उसका एफबीडी बनाएंगे। किसका त्वरण दिया हुआ था? 10 kg का, तो 10 kg का सबसे पहले अपन एफबीडी बनाएंगे। चलिए बनाते हैं, 10 kg का एफबीडी बनाएंगे। तो आगे की तरफ त्वरण दिया हुआ है, तो ये स्प्रिंग इस तरीके से कनेक्टेड है, स्प्रिंग फोर्स आगे की तरफ ही लगेगा, क्योंकि 10 kg पे क्षैतिज दिशा में कोई और तो है नहीं बल लगाने वाला। और कहा गया है कि 10 kg का त्वरण आगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, आगे। तो जिस तरफ त्वरण है उस तरफ ही बल होना चाहिए, तो स्प्रिंग बल आगे की तरफ लगेगा। लिखेंगे फोर्स, स्प्रिंग बल फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। मास 10, एक्सेलरेशन 10, कोई और बल है नहीं, 100 न्यूटन का बल लग रहा होगा। चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब बनाए यदि अपन एफबीडी 20 kg का, तो सबसे पहले ईमानदारी से बताओ कि 20 kg पे आगे की तरफ एक 200 न्यूटन का बल बाहर से लगाया गया था। स्प्रिंग फोर्स की वजह से किधर बल लगेगा? 20 न्यूटन पे, सॉरी 20 kg पे। तो देख भाई, स्प्रिंग फोर्स इस पे इधर लगा है, तो इस पे इधर लगेगा। क्यों? क्योंकि खींचा हुआ स्प्रिंग था। स्प्रिंग को खींच के छोड़ोगे तो अंदर की तरफ, जब इसको इस पे अंदर की तरफ तो इस पे भी अंदर की तरफ। दोनों पे अंदर या दोनों पे बाहर, दोनों पे बल की दिशा हमेशा विपरीत रहेगी। हाँ, दोनों पे बल की दिशा एक दिशा में नहीं रहेगा, विपरीत रहेगा। दोनों पे या तो अंदर, नहीं तो देखो अभी क्या लग रहा है, दोनों पे अंदर, दंदर अंदर। देखो ये स्प्रिंग कंप्रेस कर रहा है अंदर। इससे पहले वाले सवाल में देखो, इससे पहले वाले सवाल में देखो, इस पे स्प्रिंग बल बाहर तो इस पे भी बाहर, ऐसे देखो बाहर बाहर, दोनों पे बाहर या दोनों पे अंदर, दोनों पे बाहर दोनों पे अंदर। तो इस पे बाहर आगे, इस पे बाहर पीछे, इसका बाहर आगे, इसका बाहर पीछे, इसका बाहर आगे, इसका बाहर पीछे। तो दोनों पे बाहर बाहर, इसमें दोनों पे अंदर, तो दोनों पे अंदर, तो इस पे आगे इस पे पीछे। वही मैं दिशा कह रहा था विपरीत। चल देखो अंदर की तरफ, एफएस अंदर की तरफ। अबे त्वरित कहाँ होगा? पता नहीं, मुझे कैसे पता कहाँ त्वरित होगा? पहले तो बल बताओ दोनों कितना है। तो एफएस के मान हमने निकाल लिया था 100 न्यूटन। अब ईमानदारी से सोच के बताओ त्वरित कहाँ होगा? 200 न्यूटन की तरफ, क्योंकि 100 न्यूटन की तुलना में 200 तो ज़्यादा होगा। तो ठीक है, 200 माइनस 100, नेट फोर्स 200 माइनस 100 बराबर मास 20 इंटू एक्सीलरेशन है। 200 माइनस 100 होगा 100, 100 बटा 20 5, एक्सीलरेशन हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आगे की दिशा में। कहाँ होगा बेटा? आगे की दिशा। क्या आपको ये भी कहानी समझ आया?
आगे की दिशा में त्वरण होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखें। लिख दिया गया। चलो आगे देखो, ये देखना सवाल, ये ब्लॉक है 4 kg का, ये स्प्रिंग है, यहाँ पे ब्लॉक है 8 kg का, घर्षण हीन सतह पे रख दिया। कहाँ रख दिया साहब? घर्षण हीन सतह पे। अब तुमसे ये सवाल पूछेगा कि यदि 8 kg का त्वरण पीछे की तरफ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 4 kg का त्वरण बताएं। अब यहाँ पे बाहर से कोई बल नहीं लगाया तो कोई बात नहीं। अब सबसे पहले 8 kg का एफबीडी बनाएंगे। जब सवाल को हल करेंगे तो सबसे पहले किसका एफबीडी बनाएंगे? 8 kg का। 8 kg का एफबीडी बनाएंगे। 8 kg का जब एफबीडी बनाएंगे तो 8 kg वाला ऑब्जेक्ट इस दिशा में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरित हो रहा है। 8 kg वाला इस दिशा में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरित हो रहा है। तो आप लिखेंगे F बराबर m है। F बराबर m है। मास बताइए कितना है इसका? 8 kg। एक्सेलरेशन कितना है? 1। तो फोर्स बताइए क्या हो जाएगा? 8 न्यूटन का इस पे बल लग रहा है। किस दिशा में बल लग रहा है साहब? इस दिशा में 8 न्यूटन का बल लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 8 न्यूटन का बल लग रहा है, हमने बल निकाल लिया। अब 4 kg का एफबीडी बनाइए। जब आप 4 kg का एफबीडी बनाएंगे तो 4 kg बल कहाँ होगा? तो देखो 8 kg का त्वरण अंदर की तरफ दिया हुआ था। 8 kg का त्वरण अंदर की तरफ दिया हुआ था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका इस पे बल इधर लगा, इस पे बल इधर लगा। जब इसके अंदर की तरफ बल लगा तो इस पे भी अंदर की तरफ बल लगेगा इधर एफएस। तो इधर अंदर की तरफ बल लगेगा। एफएस बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास 4, एक्सेलरेशन इसका हमें निकालना है ए। बल हमें पता है 8 न्यूटन, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स दोनों तरफ तो सेम ही लगेगा ना। इसी कंसेप्ट पे तो सवाल अपन करते आ रहे हैं। स्प्रिंग फोर्स दोनों ही वस्तु पे सेम ही लगेगा। तो ए बराबर हो जाएगा 8/4 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका जवाब हो जाएगा। एक्सीलरेशन बराबर क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्रीन पॉज करके बेटा इसको लिखिए अच्छे से। अभी हम लोग पढ़ेंगे छदम बल, जिसको कहते हैं आभासी बल के नाम से जाते हैं। स्यूडो फोर्स तो आपने सुना होगा। छदम बल, आभासी बल। छदम बल क्या होता है? छदम बल, छदम बल एक अवास्तविक बल है जिसका प्रभाव वास्तविक रूप से होता है। मतलब छदम बल को मैं ऐसे पर्सनली डिफाइन करता हूं, नॉन रियल फोर्स हैविंग रियल इफेक्ट। मतलब वो असल में असली बल नहीं है, नकली बल है, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है ना वो असल में होता है। अब उसको अपन आभासी बल क्यों कहते हैं? क्योंकि उस बल को लगाने वाला एजेंट हमें दिखता नहीं है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल कौन लगाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल धरती लगाता है हम पे, केंद्र पे, हमारे धरती के केंद्र की तरफ हम पे बल लगता है mg। तनाव बल कौन लगाता है? रस्सी लगाता है। स्प्रिंग बल कौन लगाता है? स्प्रिंग बल लगता है। नाभिकीय बल नाभिक कण के बीच में लगता है। घर्षण बल दो वस्तु के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है तो घर्षण बल लगता है। तो हर बल का कहीं ना कहीं एजेंट हमें पता होता है, लेकिन एक ऐसा बल है जिसको किसने लगाया हमें पता ही नहीं चलता है। और जिस तरीके से किसने लगाया हमें पता नहीं चलता है, इसका कंसेप्ट भी बच्चों को समझ ही नहीं आता है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको एक अलग तरीके से समझाने का, जिससे आपको छदम बल का कंसेप्ट समझ में आए। ऐसे देखो कि एक स्कूल में टीचर ने 3 बच्चों को बोला कि देखो बेटा, सामने ना ग्राउंड पे एक पेड़ है, होता है हर ग्राउंड के आस कॉर्नर में पेड़ होता है। एक पेड़ है साहब, हरा भरा पेड़ है, देखो ट्री है, ट्री पे एक तोता भी बैठा है, ठीक है भाई, ये बढ़िया फोटो है ट्री ग्राउंड। 3 बच्चे थे, तीनों विद्यार्थियों को बोला कि जाओ
और इसका एफबीडी बना के लो। एकदम बेटा थोड़ा सा 10 मिनट का समय दे दो, जबरदस्त समझा दूंगा मैं, है ना। टीचर ने बोला कि जाओ उसका एफबीडी बना के लाओ, एफबीडी बना के लाओ साहब। तो पहला स्टूडेंट गया ए, पहला स्टूडेंट कौन गया? ए आया साहब, ए है ये, आराम से गया ग्राउंड पे और रेस्ट में बैठ गया। कहाँ बैठ गया? विराम में, और उस पेड़ को देखा। तो ए ने बोला, बच्चा का नाम है ए ने बोला कि ऊपर की दिशा में धरती से संपर्क होने के कारण ऊपर की दिशा में पेड़ पर एक अभिलंब बल लगेगा और पेड़ का द्रव्यमान होगा कुछ m, जिसके वजह से गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लाएगा mg, जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लाएगा mg। सही बात है यार, कोई दिक्कत नहीं है। और क्षैतिज दिशा में कोई इस पे बल लगाने वाला नहीं है, क्षैतिज दिशा में कोई इस पे बल लगाने वाला नहीं है। तो ए कहता है, ये जो विराम में है ए, वो कहता है कि x दिशा में इस पे कुल बल है 0 और y दिशा में भी इस पे कुल बल है 0, क्योंकि n बराबर है mg। ऊपर की दिशा में बल बराबर नीचे की दिशा में बल, तो नेट फोर्स क्या हो गया साहब? 0 हो गया। एकदम बढ़िया बात बताया यार, नेट फोर्स 0 हो गया। अब यहां पे ध्यान से देखिए, x की दिशा में नेट फोर्स यदि 0 है तो x की दिशा में त्वरण 0 होना चाहिए, और y की दिशा में नेट फोर्स 0 है तो y की दिशा में भी त्वरण 0 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और असल में इस a को दिखा भी कि एक दिशा में पेड़ त्वरित नहीं हो रहा और y की दिशा में पेड़ त्वरित नहीं हो गया। तो बढ़िया है, ए ने अपना एफबीडी बना लिया। अब आया बारी बी का। बी है ये, बी क्या करा कि उसको खेलने का भी मन था, ग्राउंड में जाते ही बैठा नहीं, और वो v वेलोसिटी से भागता हुआ, दौड़ता हुआ, v वेलोसिटी से दौड़ता हुआ इस पेड़ का एफबीडी बनाया। v वेलोसिटी से दौड़ता हुआ जब इस पेड़ का एफबीडी बनाया तो उसने बोला कि देखो साहब, नेट फोर्स x के अलॉन्ग तो इसका 0 है। बिल्कुल है, कोई इसको धक्का लगाने वाला थोड़ी नहीं दिख रहा, मैं थोड़ी ना खड़ा हूं पेड़ को धक्का मार रहा हूं, या कोई पेड़ को धक्का थोड़ी ना मार रहा। ये बोला x एक्सिस में बल 0 है, ठीक है, और x दिशा में त्वरण भी 0 है, लेकिन x की दिशा में नियत वेग से ट्री चल रहा है। ट्री चल रहा है, हाँ, क्योंकि ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को कैसा मानता है? विराम में। रिलेटिव मोशन का खूब मैंने आपको सवाल कराया। ये खुद v वेलोसिटी से दौड़ता हुआ जा रहा है, v वेलोसिटी से नियत वेग से दौड़ता हुआ जा रहा है और उसका एफबीडी बना रहा है। किसको देख रहा है? पेड़ को। तो ये ऑब्जर्वर हो गया। तो ऑब्जर्वर के पास जो कुछ भी होता है उसको उल्टा करके पेड़ पे चिपका देगा। तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी v आगे थी, तो ऑब्जर्वर को v वेलोसिटी से पेड़ पीछे आता हुआ दिखाई देगा। y दिशा में कुल बल 0 होगा तो y दिशा का त्वरण भी 0 है। ये किसने बनाया? b ने साहब। अब बारी आई c की। देखिए यहां पे ये है साहब c और बदमाश। c ए त्वरण से चलता हुआ पेड़ का एफबीडी बनाने की कोशिश करा। ए त्वरण से दौड़ते हुए उसने पेड़ की एफबीडी बनाई। जब वो ए त्वरण से दौड़ रहा था, ए त्वरण से दौड़ता हुआ एफबीडी बनाने की कोशिश करा, तो अपने आप को तो विराम में मानेगा, तो उसको पेड़ ए त्वरण से आगे आता हुआ दिखाई देगा। ए त्वरण से पेड़ आगे आता हुआ दिखाई देगा। जब वो यहाँ पे एक्स एक्सिस का बल देखेगा, एक्स की दिशा में बल, तो एक्स की दिशा में उसको बल 0 दिखाई देगा, लेकिन x की दिशा में उसको त्वरण 0 दिखाई नहीं दे रहा है। इवन x की दिशा में उसको त्वरण a दिखाई दे रहा है, मतलब 0 नहीं है। अच्छा, y की दिशा में नेट फोर्स क्या है? 0, एंड y की दिशा में त्वरण भी क्या है? 0। ये तीनों लोग मास्टर के पास गए। मास्टर ने पहले वाले को, a को दिया 10 में से 10 नंबर। बोला यार तूने जबरदस्त एफबीडी बनाया, एकदम सही एफबीडी बनाया, और तूने सही लिखा। x दिशा में बल 0 है तो बल 0, तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार या पहले नियम के अनुसार बल 0 तो त्वरण 0, त्वरण 0। y दिशा में बल 0 तो y दिशा में भी त्वरण 0। y दिशा में ऊपर में नॉर्मल, नीचे mg, तो कुल बल संतुलित हो जाएगा, तो y की दिशा में त्वरण 0। मास्टर ने इसको 10 में से 10 नंबर दिया और यहाँ पे न्यूटन का नियम वैध था। ठीक है, यहां पे मास्टर ने देखा कि x दिशा में बल 0 लिखा है इसने, ठीक है, x दिशा का त्वरण 0 ठीक है, y दिशा का बल 0, y दिशा का त्वरण 0 ठीक है, लेकिन बेग कहां से आ गया? बेग कहां से आ गया? उसने पूछा इससे कि बेग कैसे? तो बोला कि हमको तो साफ चलता हुआ दिखाई दे रहा था ट्री।
तो हमने वेग भी लिख दिया। चलो तूने वेग भी लिख दिया, कोई बात नहीं। न्यूटन का नियम तो अभी भी वैध है। कैसे? न्यूटन का नियम वैध कैसे है? तो देखो, एक्स दिशा में यदि बल 0 हो तो उसका त्वरण 0 होगा। वेग तो हो सकता है, नियत वेग से चल रहा हो, वेग में परिवर्तन 0 हो तो त्वरण 0 हो जाएगा, तो बल 0 हो जाएगा। तो इसको मिले 10 में से 10 नंबर। इसको कितने मिले साहब? 10 में से 10 नंबर। सही बात है। इसको भी 10 में से 10 नंबर मिल गए। अब बारी है सी का। सी भी गया टीचर के पास। जैसे ही आप बात करेंगे सी का, तो सी मास्टर के पास गया और उसने अपना एफबीटी दिखाया। मास्टर ने बोला, अरे वाह भाई, तुझे तो मिलेंगे खूब नंबर 0/10। मास्टर ने सी को 0/10 नंबर क्यों दिया? मास्टर ने सी व्यक्ति को 0/10 नंबर क्यों दिया? ए और बी को तो उसने 10/10 दिया, सी को 0/10 क्यों दिया? सी को 0/10 इसलिए दिया क्योंकि सी जब गया था बनाने तो वो ए एक्सीलरेशन से दौड़ता हुआ गया। अब जब वो ट्री को देखेगा तो एक्स की दिशा में कोई उसको बल लगाता हुआ नहीं दिख रहा। कोई नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा। कोई दिख रहा है क्या बल लगाता हुआ? नहीं दिख रहा। लेकिन खुद तो त्वरित मानेगा नहीं अपने आप को, पैर को ए त्वरण से आगे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल। तो जो सी है उसने क्या किया कि बल तो 0 कर दिया, त्वरण नॉन 0 कर दिया। तो न्यूटन का नियम ही गलत हो गया। न्यूटन का नियम गलत हो गया। यहां तो न्यूटन का नियम ही गलत हो गया। हालांकि यहां पे न्यूटन का नियम वैध था। न्यूटन का नियम सही है, यहां पे तो न्यूटन का नियम ही गलत हो गया। तो अब सी ने बोला कि मास्टर साहब मेरी तो कोई गलती है नहीं, आपने 0 नंबर दिया है, आप चलो मेरे साथ देखो, मैं तो कुछ भी गलती नहीं कर रहा। जब ये बैठ के बना सकता है, ये दौड़ के बना सकता है, तो मैं त्वरित होकर दौड़ता हुआ बना सकता हूं। मैंने कोई गलती करी क्या? आपने बोला था कि बैठ के पीटी बनाना है, बात तो सी की सही है। सी कह रहा है कि आपने बोला था क्या कि बैठ के पीटी बनाना है? आपने ये तो नहीं कहा था कि आराम से जमीन पे बैठ जाओ फिर एफबीटी बनाओ। आपने तो बोला था साहब एफबीटी बनाओ, मेरी मर्जी में दौड़ता हुआ बनाऊंगा, ए त्वरण से चलता हुआ बनाऊंगा। ए त्वरण से मैं चलता हुआ जब बना रहा था तो मुझे पैर खुद ए त्वरण से पीछे आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि मैं खुद ऑब्जर्वर हो गया था, और ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को विराम में मानता है, तो मैंने अपने आप को विराम में माना और फिर उसको ए त्वरण से पीछे आता हुआ देखा था। जैसा आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, जैसा आपने गतिकी में पढ़ा है, उसी अनुसार से मैंने किया है। तो ए मुझे पीछे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा था, ए मुझे पीछे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया, मतलब ट्री ए त्वरण से मेरी तरफ आता हुआ दिखाई दिया लेकिन उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। तो मास्टर ने बोला क्या कर रहा है यार, न्यूटन का नियम ही गलत हो जाएगा ऐसे तो सी ने बोला चलो मेरे साथ देखो आप भी। मास्टर भी गया, बोले बना, उसने बना के दिखाया सामने में। मास्टर बोला बात तो तेरी सही है, ऐसे कर तो सकते हैं, लेकिन ऐसे करने पे न्यूटन का नियम गलत हो रहा है। तो क्या न्यूटन का नियम गलत हो गया? हो गया, न्यूटन का नियम गलत हो गया। तो जब पहली बार ऐसी घटना घटी फिजिक्स में जहां पे न्यूटन का नियम ही गलत हो जा रहा है, देखो तुम्हारे सामने है, न्यूटन का नियम ही गलत हो गया। फिर तो लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने बैठ के सोचा कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला कि ये जो निर्देश तंत्र थे ए और बी, जो एफबीटी बनाएगा वो निर्देश तंत्र होगा। ए और जो बी निर्देश तंत्र थे वो दोनों जड़त्वीय निर्देश तंत्र थे। जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। किसको कहते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र? वे निर्देश तंत्र जो या तो विराम में हो या नियत वेग से चल रहे हो, उसको कहते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। उसमें न्यूटन का नियम सही होता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष जो न्यूटन का नियम होता है वो वैध होता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष न्यूटन का नियम वैध है, ठीक है। और इसको नाम दे दिया कि साहब ये जो निर्देश तंत्र है ना वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। कैसा है? अजड़त्वीय। अजड़त्वीय, तुम थोड़ा सा हिंदी ढंग से लिख लेना, मैं गलत ही लिखता हूं। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, ये कैसा निर्देश तंत्र? अजड़त्वीय, ये साहब अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है।
अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का मतलब वैसा निर्देश तंत्र जो त्वरित है, जिसके सापेक्ष में न्यूटन का नियम गलत हो जा रहा है, उसे निर्देश तंत्र को हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या, अब अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन का नियम गलत हो जाएगा तो क्या अजड़त्वीय निर्देश तंत्र से हम सवाल सॉल्व नहीं करेंगे? तो लोगों ने सोचा कुछ तो जुगाड़ निकालना पड़ेगा कि पूरे फिजिक्स में अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि जो त्वरित निर्देश तंत्र होगा उसको हम गलत ही बोल दें। जो निर्देश तंत्र विराम में होगा उस निर्देश तंत्र से क्वेश्चन सही सॉल्व होगा, न्यूटन का नियम सही हो जाएगा, उसको जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहेंगे। वो निर्देश तंत्र जो नियत वेग से चल रहा हो उससे सॉल्व किया जाए तो क्वेश्चन सही सॉल्व होगा, उसको अपन जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहेंगे, उसमें न्यूटन का नियम वैध होगा। लेकिन जो निर्देश तंत्र चाहे आदमी हो, घोड़ा हो, गाड़ी हो, ट्रक हो, बाल्टी हो, लिफ्ट हो, तुम हो, गधा हो, कुत्ता हो, त्वरित होके चीजों को देखेगा, उसको हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहेंगे। और उसके सापेक्ष न्यूटन का नियम, उसके सापेक्ष अगर सॉल्व करेंगे तो न्यूटन का नियम वैध नहीं होगा और क्वेश्चन गलत सॉल्व हो जाएगा। तो क्या मैं पूरे फिजिक्स में कह सकता हूं कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हमेशा गलत ही होगा? ऐसे कैसे काम चलेगा यार? हो सकता है बहुत सारा निर्देश तंत्र, कुत्ता, गाड़ी, घोड़ा, आदमी, ट्रक, बैलगाड़ी, लिफ्ट, आदमी दौड़ता हुआ हो त्वरण से, फिर उसके रिस्पेक्ट में सवाल सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे? तो लोगों ने सोचा कि अच्छा एक काम करते हैं कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए एक टूल निकालते हैं। और उन्होंने अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए एक टूल निकाला कि कोई भी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र जो ए त्वरण से त्वरित होगा वो एक छदम बल लगाएगा। आ गया कंसेप्ट छदम बल का? और क्यों आ गया मैं आपको पहले से समझा दिया था। दिक्कत क्या हो रही थी? दिक्कत ये हो रही थी कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष विराम में या नियत वेग से चलता हुआ निर्देश तंत्र जड़त्वीय होता है, उसके सापेक्ष में क्वेश्चन सॉल्व करना सही था, आसान था। लेकिन अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष क्वेश्चन गलत हो जा रहा था, दिक्कत आ रही थी। क्या दिक्कत आ रही थी? समझा दिया कि वो त्वरित दिख रहा था लेकिन उसमें बल नहीं दिख रहा था। तो सी के सापेक्ष टी पर एक फोर्स लगेगा, सी के सापेक्ष, जो सी के त्वरण के विपरीत दिशा में होगा, जिस बल का मान होगा m इंटू ए, जहां पे ए किसका त्वरण होगा? निकाय का। निकाय मतलब सी का, जो देख रहा है, जो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का। ये किसका होगा? निर्देश तंत्र का। त्वरण किसका? निर्देश तंत्र का, क्योंकि निर्देश तंत्र जितने से त्वरित होगा उतने ही से तो वस्तु को त्वरित देखेगा वो। तो निर्देश तंत्र का त्वरण ए और वस्तु का मास m, जिसको वो त्वरित देख रहा है उसका मास लिखेगा m। ये है तुम्हारा असली छदम बल। यह है तुम्हारा छदम बल। छदम बल बराबर बताओ क्या होगा? m इंटू ए। m क्या? वस्तु का द्रव्यमान, और a निर्देश तंत्र का त्वरण। यह छदम बल लगाने का हक किसको है? उस निर्देश तंत्र को जो त्वरित है। अगर वो ये बल लगा लेगा छदम बल, तो बोलेगा छदम बल लग रहा है ma इस दिशा में और इसी दिशा में ए त्वरण हुआ है, तो बहुत सही, बिल्कुल सही है। अब न्यूटन का लॉ सही हो गया। तो सुनना अच्छे से, छदम बल क्या है? छदम बल वो तरीका है जिससे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के नियम को सही बना लिया गया। देखना कितने अच्छे से मैंने आपको समझाया है, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर चीजें यहां पे दिख गई होगी। सुनो ध्यान से। छदम बल वो तरीका है जिससे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष न्यूटन के नियम को सही बनाया गया, अन्यथा न्यूटन का नियम गलत हो रहा था अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष। तो स्क्रीन पॉज करके इसको पूरा लिखिए। स्क्रीन पॉज करके पूरा लिखिए बेटा, अच्छे से स्क्रीन पॉज करके सारी चीजें आप लिखिए, एक एक करके समझते हुए अच्छे से लिखिए, ठीक है। अब आइए इस पे सवाल करेंगे, ठीक है ना। सवाल करते हैं तो एक बेसिक से सवाल से उठाते हैं अपन। ये मान लीजिए कार्ट है, ठीक है, और इस कार्ट में रस्सी से एक m द्रव्यमान का वस्तु लटका है। ये कार्ट विराम में, इसकी वेलोसिटी 0 है। तो कार्ट विराम में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बॉल यहाँ से लटका रहेगा, आराम से रहेगा, इसको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलो, यहाँ पे एक व्यक्ति ए अंदर बैठा है गाड़ी के अंदर, और एक ऑब्जर्वर बी, ए है और ये बी है, बाहर बैठा है। अब अचानक से कार्ट मान लो गति कर गया,
v वेलोसिटी से आगे चल गया, सॉरी v वेलोसिटी से नहीं, a त्वरण से आगे चल गया, a त्वरण से आगे चल गया। तो जैसे ही a त्वरण से गाड़ी आगे जाता हुआ दिखाई देगा, तो इस बार जो रस्सी होगी वो सीधा नहीं होगा, वो थोड़ा सा टेढ़ा होगा, ऐसा ऐसा। मान लो अभी भी a इसके अंदर बैठा है, चीजों को देख रहा है, और b कहाँ बैठा है, जमीन पे। तो ये 36 से कितना एंगल पीछे गया है और क्यों गया है, इसका रीजन हमें पता करना है। कितना एंगल पीछे गया और क्यों गया है, तो इसका रीजन पता करने के लिए तुम अगर कार्ट में बैठ के देखोगे तो भी तुम्हें थीटा एंगल वर्टिकल से पीछे दिखाई देगा, या जमीन से बैठ के देखोगे तो भी तुम्हें थीटा एंगल पीछे दिखाई देगा। तो हमें इस सवाल को दोनों के रिस्पेक्ट में सॉल्व करके देखना है, और दोनों के रिस्पेक्ट में थीटा सेम आता है या नहीं आता है ये पता करना है। ठीक है, तो पहले किसके रिस्पेक्ट में देखोगे, ये तो विराम में था, ट्रक विराम में, तो रस्सी तुम्हें सीधा दिखाई दे रहा है जब विराम में था। जब ये गति कर गया, त्वरित गति कर गया, कौन सा गति कर गया, त्वरित गति में है ना, तो इसका एफबीडी बनाना है त्वरित गति में। तो किसके सापेक्ष एफबीडी बनाना चाहोगे, पहले ए के सापेक्ष। तो सबसे पहले बस एफबीडी ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाते हैं अपन। तो ए के रिस्पेक्ट में जब एफबीडी बनाएंगे तो ये जो वस्तु है ए के रिस्पेक्ट में कैसा दिखाई देगा आपको, विराम में। अरे भाई वो वर्टिकल से, ऊर्ध्वाधर से थीटा एंगल पे पीछे चला गया, और पीछे जाकर रेस्ट में तो दिखाई दे रहा है ना, चलता हुआ तो इसको दिखाई देगा। अरे तुम कार में बैठ जाते हो और कार वाले के सामने वाली सीट पे कोई बैठा है तो उसको तुम गति में देखते हो क्या, अरे तुम भी कार में बैठो, भी कार में बैठे, तो एक दूसरे को विराम में ही देखते हो ना। तो ये इसको रेस्ट में देख रहा है, तो ये बोलेगा कि देखो भाई ये रहा एम, इस एम का यदि एफबीडी बनाया जाए तो रस्सी के दिशा में ही एक लगेगा तनाव बल, बिल्कुल सही बोला यार, गलत तो नहीं बोला इसने, और एक लगेगा नीचे एमजी, बिल्कुल सही बोला इसने, एकदम सही है। अगर यहां से थीटा कोण बना रहा है तो ये भी ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाएगा, थीटा। तो ऊपर एक बल लगेगा इसका टी का घटक टी कॉस थीटा, और आगे लगेगा टी साइन थीटा। आगे लगेगा टी साइन थीटा। ऊपर की दिशा में टी कॉस थीटा, नीचे की दिशा में एम जी, आगे की दिशा में टी साइन थीटा। आगे की दिशा में टी साइन थीटा। तो जब आराम से बैठ के देखा जाएगा तो इसमें यही कहा जाएगा कि वस्तु आगे की दिशा में त्वरित हो रही है, लेकिन तुम कार्ट में बैठे हो तो तुम्हें तो ये विराम में दिखाई देगा, लेकिन ये बल आगे लग रहा है। तो बल आगे लगा रहे हो तुम, तनाव आगे लगा रहे हो, तनाव का एक घटक ऊपर आएगा टी कॉस थीटा, एक घटक आगे आएगा टी साइन थीटा। तो तुम यहाँ पे बैठ के ए यही बोलेगा कि टी कॉस थीटा बराबर एम जी, तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन टी साइन थीटा असंतुलित बल दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आगे त्वरित हो जाना चाहिए था, लेकिन त्वरित तो नहीं हो रहा है। तो देखो ए जो है वो अजरत्वीय निर्देश तंत्र है। कैसा निर्देश तंत्र है ये, अजरत्वीय। क्यों है साहब अजरत्वीय, क्योंकि ये ऐसे जगह पे बैठा है जो ए त्वरण से त्वरित हो रहा है, तो ये भी तो ए से त्वरित हो रहा है खुद भी, इसीलिए जो ए है वो अजरत्वीय निर्देश तंत्र है। अजरत्वीय निर्देश तंत्र है। तो ये एक छदम बल लगाएगा। छदम बल का मान कितना होगा, किस पे लगाएगा, इस एम वस्तु पे लगाएगा। तो इसी एम वस्तु के द्रव्यमान के बराबर एम इंटू त्वरण ए। त्वरण ए किधर, छदम बल किधर लगेगा, तो जिधर वस्तु त्वरित होता है ना, जिधर 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 वस्तु नहीं, आई एम सॉरी, जिधर निकाय त्वरित होता है, निर्देश तंत्र त्वरित होता है। निर्देश तंत्र कौन था यहाँ पे, सी। किधर त्वरित था, पीछे। तो छदम बल कहाँ लगाया था, आगे। तो जहां निर्देश तंत्र ये निर्देश तंत्र त्वरित होगा आगे, तो छदम बल इस पे लगाएगा पीछे, और कितना लगाएगा, एम ए छदम बल लगाएगा एम ए। तो अब ए के रिस्पेक्ट में जो कार में बैठा है उसके रिस्पेक्ट में वस्तु विराम में दिखाई देगा, और ये बोलेगा कि आगे की तरफ ये गति नहीं कर रहा, क्योंकि आगे की दिशा में जो बल है टी साइन थीटा, पीछे की दिशा में बल छदम बल के बराबर होगा। ऊपर की दिशा में जो बल है टी कॉस थीटा,
वो नीचे की दिशा में बल mg के बराबर होगा। यदि दोनों को भाग दे दूं तो t से t कटेगा और साइन थीटा बटा कॉस थीटा आ जाएगा tan थीटा, यहाँ से m कटेगा तो ये आ जाएगा a/g। तो थीटा इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स a/g। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स a/g। क्या आपको ये बात समझ में आया? अब अगर b के रिस्पेक्ट में चीजों को देखोगे, b बाहर बैठा है तो b जब इसका एफबीडी बनाएगा तो b बोलेगा देखो ये m द्रव्यमान है, तनाव इधर लग रहा है t और इस पे mg लग रहा है नीचे। b इस पे सिर्फ 2 ही बल लगाएगा क्योंकि जैसे भी ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, इस पे 2 ही बल लगता हुआ देख पा रहा है ये b। कौन सा? एक तनाव बल t और दूसरा mg। बस ए के रिस्पेक्ट में ध्यान से सुनो अच्छे से एकदम, ए के रिस्पेक्ट में इस पे 2 ही बल लगता हुआ दिखाई देगा। बी आई एम सॉरी बी यहां पे है। बी के रिस्पेक्ट में सिर्फ इस पे 2 ही बल लगेगा, एक लगेगा mg नीचे और तनाव, तीसरा कोई बल नहीं लगेगा। लेकिन ए के रिस्पेक्ट में देखा जाए जो अंदर में था, जो खुद त्वरित था, त्वरित होने की वजह से अजड़त्वीय निर्देश तंत्र था, इसलिए उसने एक छदम बल लगाया है। और mg और t तो देखेगा ही, ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई अगर अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाता है तो mg को नहीं देखेगा। साहब mg को तो देखेगा, mg लग रहा है तो देखेगा, तनाव t लग रहा है तो देखेगा। तो जो a है, जो ट्रॉली के अंदर है, वो t भी देखेगा, mg भी देखेगा और एक अपना छदम बल भी लगाएगा क्योंकि वो त्वरित है, तो वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र अपने त्वरण के विपरीत दिशा में छदम बल लगाता है और वो छदम बल हो जाएगा ma। लेकिन ये छदम बल लगाने का हक b को नहीं है क्योंकि b जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। तो साहब ये देखेगा थीटा एंगल इधर तो t cos थीटा और आगे आ जाएगा आपका t sin थीटा। तो ये बोलेगा कि t sin थीटा आगे लग रहा है तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। बिल्कुल होता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो ये कहेगा आगे की तरफ फोर्स t sin थीटा बराबर मास m इंटू एक्सीलरेशन a। एक्सीलरेशन a क्यों? क्योंकि ट्रॉली ए से जा रहा है तो ये वस्तु भी तो ए से आगे जाता हुआ दिखाई देगा बाहर से बैठे हुए व्यक्ति को। ये विराम में दिखाई दे रहा है ए को, इसलिए इसने छदम बल पीछे लगाया और इसने सारे बल संतुलित कर दिया, आगे वाला पीछे वाला, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला। ये बी टी कॉस थीटा बराबर लिखेगा mg। इन दोनों के भाग दे दोगे तो यहां से भी tan थीटा बराबर आ जाएगा a/g। दोनों के आंसर में कोई फर्क नहीं है, यहां से भी थीटा बराबर tan इनवर्स a/g, यहां से भी थीटा बराबर tan इनवर्स a/g। लेकिन दोनों के अप्रोच में फर्क है। जो अंदर बैठा है वो वस्तु को विराम में देखेगा और अपने त्वरण के विपरीत दिशा में एक छदम बल लगाएगा और वस्तु को विराम में रख के, ये वस्तु कैसा दिख रहा है? विराम में बी के सापेक्ष, सॉरी ए है, ए के सापेक्ष ये वस्तु कैसा दिख रहा है? त्वरित गति में। बी के सापेक्ष। बताओ समझ आया कि नहीं आया? त्वरित गति है तो डायनेमिक्स का इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, F बराबर ma। और ये विराम में है तो आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स कर देंगे। क्या आपको ये समझ में आया? स्क्रीन पॉज करके पूरा लिखिए, स्क्रीन पॉज करके पूरा लिखिए, स्क्रीन पॉज करके पूरा लिखिए बेटा। चलिए, क्या आपको ये कहानी समझ आया कि बाहर से बैठो या अंदर से बैठो चीजें तो वही दिखाई देगी, लेकिन दोनों में फर्क होगा। फर्क किस चीज का होगा? फर्क ये होगा जो अंदर बैठा होगा वो विराम में देखेगा, जो बाहर बैठा होगा वो गति में देखेगा। तो किसके रिस्पेक्ट में सवाल को सॉल्व करना आसान होगा? अंदर ही बैठ के। क्यों? क्योंकि तुम्हें अंदर बैठ के फोर्स बैलेंस ही तो करना था। बताओ यहां से गति को विजुअलाइज करना किसके रिस्पेक्ट में आसान था? ए के रिस्पेक्ट में या बी के रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। एक छदम बल लगा दो, जहां ए का त्वरण है आगे तो छदम बल ए लगाएगा पीछे, तो छदम बल पीछे लगा दो ए में, तो आगे बल टी साइन थीटा, पीछे बल ए में, टी साइन थीटा बराबर ए में, ऊपर बल टी कॉस थीटा, नीचे एम जी, तो टी कॉस थीटा बराबर एम जी। बल संतुलित करो, कहानी खत्म। लेकिन अगर बाहर बैठ के देखोगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र से बैठ के इसको देखोगे तो ये तुम्हें त्वरित दिखाई देगा, तो फिर वहां पे तुम्हें विजुअलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो बताओ अब आगे सवाल कैसे सॉल्व करना आसान होगा? आगे सवाल को सॉल्व करना आसान होगा निकाय के अंदर ही बैठ के, निकाय के अंदर ही बैठ के। चलो देखो यहां पे देखो, एक बढ़िया सवाल पूछ रहा हूं। काट ए नॉट त्वरण से त्वरित है,
ये थीटा कौन बना रहा है और ये थीटा 2 कौन बना रहा है। यदि m1 इज ग्रेटर देन m2 तो निम्नलिखित में से सही ऑप्शन बताएं। बताइए निम्नलिखित में से सही ऑप्शन। यदि m1 इज ग्रेटर देन m2 है, m1 m2 से बड़ा है, तो निम्नलिखित में से सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। कैसे निकालेंगे निम्नलिखित में से सही ऑप्शन, तो ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा बेटा। थीटा बराबर थीटा 2, थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2। सुनो, इस तरह के सवाल में अभी आपने देखा कि यदि a0 से त्वरण से त्वरित होता है तो अंदर बैठ के देखो या बाहर बैठ के देखो, तुम्हें यहाँ पे निकाला था tan थीटा बराबर a/g। ये थीटा जो है वो मास पे निर्भर ही नहीं कर रहा है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा, द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं कर रहा। और यदि ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा यदि ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा तो m1 ज़्यादा रखो या m2 ज़्यादा रखो, थीटा 1 बराबर थीटा 2 होगा। 90% बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो कहते हैं m1 ज़्यादा है तो थीटा कम बनाएगा। अरे कैसे भाई, tan थीटा बराबर a/g। और सुनो, कई बार इस तरह के सवाल में ना थीटा पूछ देते हैं साइन इनवर्स के टर्म्स में, tan इनवर्स के टर्म्स में नहीं पूछते। जैसे यहाँ पे tan थीटा a/g है तो थीटा इनवर्स क्या होगा, थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा a/g है तो थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स a/g। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर यहाँ से देखा जाए tan थीटा a/g है तो साइन थीटा क्या होगा। देखो, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो a रह गया और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, ये होगा। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स a बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, है ना। अच्छा सवाल इसके टर्म्स में भी पूछ लेते हैं, नहीं तो थीटा के टर्म्स में तो ये अपना आंसर रहेगा। लेकिन ये तो एक्सप्लेनेशन था, आंसर तो यहाँ पे थीटा 1 बराबर थीटा 2 है इस सवाल का। समझ में आया क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मास चाहे कितना हल्का रखो या भारी रखो, वर्टिकल से जब कार्य आगे त्वरित होगा तो वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा वो मास के दरमियान पे निर्भर ही नहीं करता। अच्छा क्यों नहीं करता, एक और बात बताऊं, मैं समझा दूं थोड़ा सा और फिजिकली, देख कैसे। मान लो यहाँ पे बैठ के तुम एफबीडी बनाओगे, तो यहाँ पे बैठ के जब एफबीडी बनाओगे तो इस पे आगे की दिशा में फोर्स लगेगा, टी का कंपोनेंट टी कॉस थीटा 2, टी साइन थीटा 2 पर लगेगा टी कॉस थीटा 2, नीचे लगेगा mg और पीछे लगेगा ma। पीछे वाला बल और नीचे वाला बल एक दूसरे के बराबर होगा, मतलब एक दूसरे के मास के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि पीछे जो बल लगेगा छदम बल वो भी इसके मास पे निर्भर करेगा और नीचे जो बल लग रहा है ऊपर जाने से रोकेगा। देखो कोई भी चीज ऐसे लटका है, अचानक से आगे त्वरित होगा तो पीछे भागेगा, तो पीछे भाग कौन लेके गया, पीछे वाला बल, पीछे वाला कौन, छदम बल। छदम बल मास के समानुपाती होगा और गुरुत्वाकर्षण बल जो उसको पीछे जाने से रोकेगा वो भी मास के समानुपाती होगा। इसीलिए कितना पीछे जाएगा ये इनके मासेस पे निर्भर नहीं करता है, कितना पीछे जाएगा ये इनके मासेस पे निर्भर नहीं करता है। क्या आपको अच्छे से समझ में आई ये कहानी, अच्छे से समझ में आई ये कहानी। स्क्रीन पॉज करके पूरा लिखिए, यहां तक लिखिए, स्क्रीन पॉज करके यहां तक लिखिए।